नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में बात होगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स की। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ। सदन में हुआ पीएम का जोरदार स्वागत। नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने का सिलसिला जारी। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को किया संबोधित। कहा, देश चलाने के लिए आपसी सहमति जरूरी। संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए सबको साथ लेकर चलने का दिया संदेश। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। पटना में आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंची सीबीआई की टीम। गुजरात के गोधरा में भी सबूत जुटाने की कवायद जारी। तमिलनाडु शराब त्रासदी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ एआईएडीएमके का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखा पत्र। मामले पर कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। संसद परिसर में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का दिया न्योता। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भी मामले में इंडी गठबंधन की चुप्पी पर उठाया सवाल। राजधानी दिल्ली में नहीं निकल रहा जल संकट का समाधान। भाजपा अध्यक्ष ने आप नेताओं के अनशन को बताया विफलता से बचने का बहाना। आप सरकार का भ्रष्टाचार जल संकट का बड़ा कारण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को। देश के कई हिस्सों में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मानसून पूर्व बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी से राहत। पश्चिमी तटीय इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आज। ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। लगातार तीसरी बार जनता का जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इससे पहले पीएम जब लोकसभा पहुंचे तो उनका सदन में जोरदार स्वागत किया गया। सांसदों ने मेज थपथपाकर तालियों के साथ पीएम का स्वागत किया। तो 18वीं लोकसभा का आगाज। वहीं पीएम की लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के बाद मोदी मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू एवं डॉक्टर मनसुख मांडविया आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। तो 18वीं लोकसभा का पहले सत्र का आगाज हुआ है। यह है मॉनसून सत्र। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित किया। पीएम ने नई लोकसभा के पहले सत्र के शुभारंभ को गौरवमय और वैभव का दिन बताया। प्रधानमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत किया। पहली बार
हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए देश का आभार जताया। पीएम ने विश्वास दिलाया कि सरकार देशवासियों के भरोसे पर खरी उतरेगी। जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारत के लोकतंत्र का पर काला धब्बा बताया। पीएम ने कहा कि देश उस दौर को नहीं भूलेगा जिसमें संविधान को पूरी तरह से नकार दिया गया था। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने आम सहमति के साथ आगे बढ़ने की बात कही। पीएम ने कहा कि देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। देश विपक्ष से लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा को बनाए रखने की उम्मीद करता है। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं,
वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार जनादेश देने के लिए जनता का आभार जताया और साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत राय। क्या कुछ हलचल है, आइए उनसे जान लेते हैं। निशांत, बदला मिजाज है, बदले समीकरण है, बेहद ऐतिहासिक है। नए संसद भवन में आज 18वीं लोकसभा का पहले सत्र की शुरुआत हुई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से सुबह से जो कार्यक्रम चल रहा है, तमाम जो चुनाव जीत कर आए हैं वो इस वक्त शपथ ले रहे हैं, सिलसिला जारी है। किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं नई संसद में इस वक्त नए सांसदों के साथ? देखिए, वाकई 18वीं लोकसभा की जो ऐतिहासिक हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश नई संसद में ये पूरी कार्रवाई को देख रहा है। नई संसद जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था और सुबह से लगातार ओथ जो है वो सांसद ले रहे हैं। पहले कैबिनेट मिनिस्टर, फिर एमओएस और उसके बाद आंध्र प्रदेश और दिल्ली, और लगातार अल्फाबेटिक क्रम से जो शपथ लेने की प्रक्रिया है वो जारी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष के कई सारे नेता, कई सारे सांसद जो है संविधान की प्रीतियां लेकर अपने हाथ में आए थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही यह स्पष्ट कर दिया कि सहमति के साथ सदन चलाया जाएगा, यानी कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। और विपक्ष से भी ये उम्मीद जो कि जनता की हमेशा से रही है कि पार्लियामेंट में डिबेट हो किसी भी मुद्दे पर, उस मुद्दे का सॉल्यूशन निकाला जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। और उसी की उम्मीद अब पूरा जो देश है वो विपक्ष से कर रहा है। और देखने वाली बात यही होगी कि आज तो ओथ सेरेमनी है, लगातार सांसद ओथ ले रहे हैं, इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। हालांकि जब शिक्षा मंत्री शपथ लेने जा रहे थे तो विपक्ष ने हंगामा किया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो शपथ का कार्यक्रम है वो जारी है। अलग अलग पार्टियों के सांसद अल्फाबेटिक क्रम से अब शपथ ले रहे हैं और इसके बाद जो है ये प्रक्रिया जो है सदन की वो धीरे धीरे शुरू होगी। आज और कल पूरी तरीके से शपथ का कार्यक्रम चलेगा। जो नए सांसद आए हैं वो पार्लियामेंट में तमाम चीजों की, तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज सबसे बड़ा दिन है और अगले 5 सालों में देश की दिशा व दशा क्या होगी वो यहीं से तय होनी है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार तो अपने 100 दिन के एजेंडे पर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था, अब उसको प्रभावी ढंग से आगे ले जाने की तैयारी में है। बिल्कुल निशांत, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बार उनको कोई नखरा और ड्रामा नहीं चाहिए देश की जनता को, लेकिन जो आज शुरुआत हुई, शुरुआत से ही विपक्ष कहीं ना कहीं अपने जो तेवर हैं उसने दिखाने शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया आपने ली होगी, क्या कुछ रणनीति के साथ विपक्ष आ रहा है? शोरगुल के आसार तो नजर आ रहे हैं इस बार भी मानसून सत्र में। देखिए, वाकई इस बार कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें कर रहा है, जिसमें नीट एग्जाम है। हालांकि सरकार ने एग्जाम में पारदर्शिता को लाने के लिए तमाम तरह के ठोस कदम पहले से उठाए हैं, हालांकि विपक्ष इसको मुद्दा बनाने जा रहा है। एक अहम चीज आज जो देखने में आई, तमाम विपक्ष के सांसद जो हैं वो संविधान की प्रीतियां लेकर आए थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गैर संवैधानिक कोई काम, कुछ इस तरीके की स्थितियां क्या पार्लियामेंट में अभी मौजूद हैं? नई सरकार की शुरुआत है, तमाम सांसद ओथ ले रहे हैं, मुद्दे पर विरोध होना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना किसी मुद्दे पर अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ये एक अच्छे विपक्ष की निशानी नहीं है। इससे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह की शुरुआत जब पत्रकारों से बातचीत की तो इसको क्लियर किया कि नाटक नहीं चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए और मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए। और विपक्ष को समझना होगा कि उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है और किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में जितना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष होता है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष होता है। लेकिन जरूरी यह है कि जो डिबेट हो वो उन मुद्दों पर हो जो जनता में एक सकारात्मक मैसेज दे, जो देश की दशा और दिशा को मजबूत करे, ना केवल और केवल राजनीति करने के लिए। उम्मीद है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा और तमाम अभी स्पीकर चुनने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होगी। ये तमाम चीजें जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है आज काफी 2-3 बार ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें हंगामा देखने को मिला
होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल सदन सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन निशान, कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे जो मॉनसून सत्र में सबसे ज्यादा छाए रहने की उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ा नीट एग्जाम का जो मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में जिस तरीके से अवैध शराब के चलते 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उसको बीजेपी और एनडीए गठबंधन के द्वारा उठाया जाएगा, जिसपे विपक्ष ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम वो मुद्दे जो हाल फिलहाल की परिस्थितियों में रहे हैं उनको लेकर चर्चा होने की संभावना है। खासकर विपक्ष जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, उन तमाम चीजों पर अभी हमें आने वाले दिनों में सदन में ये चीजें देखने को मिलेंगी। खैर, अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार की तरफ से जब हमारी लोगों से बातचीत हुई है, उनका कहना है हम पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन का एजेंडा भी दे दिया है और उस एजेंडे पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। विकास की और विकसित भारत का जो संकल्प लेकर ये सरकार आई है, फिलहाल सरकार पूरी तरीके से उसको लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि तीसरी बार आए हैं तो 3 गुना ज्यादा काम करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी विपक्ष की भी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया निशान, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने 18वीं लोकसभा को विकसित भारत के लिए खासा अहम बताया। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर साफ तौर पर कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। DD न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता से उन्होंने की खास बातचीत। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल साहब हमारे साथ हैं, सीधे बात करते हैं बघेल साहब से। सर, नीट मामले पे लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है और ऐसे में सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं नीट की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए। एक मंत्री के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं सर? सरकार के कदम का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। CBI की जांच शुरू हो चुकी है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उनके चेयरमैन हटा दिए गए हैं। शीघ्र आप देखेंगे और भी गिरफ्तारी होंगी और बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का लगातार कहना है कि पारदर्शिता रहेगी, तो ऐसे में आपको लगता है कि सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले को आगे लेकर जा रही है? पिछले 10 साल में काजल की कोठरी में रहने के बाद ये लोटियन जोन, मोदी सरकार और मोदी जी पर एक भी काला दाग नहीं है। इसलिए यहाँ 100% पारदर्शिता, स्वच्छता और नैतिकता है। सर, आज 18वीं लोकसभा का पहला दिन है, आगाज हो चुका है। अब इन दिनों में जो सरकार का एक विजन है उसका रोड मैप भी सामने आएगा। आज के दिन को आप कैसे देख रहे हैं? आज का दिन बहुत विकसित भारत, विश्वगुरु भारत बने, सुपर पावर बने, थर्ड इकोनॉमी आए, इसकी नींव रखी गई है। और मोदी जी का ये तीसरा काल निश्चित तौर से लोक कल्याणकारी राज होगा, जिसमें भारत का वैभव बढ़ेगा और विश्व राजनीति में हमारा एक स्थान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल साहब, जिनका नीट मामले पर साफ तौर पर कहना है कि सरकार लगातार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और किसी भी मुद्दे पर सरकार कोई कोताही नहीं बरतने वाली। और 18वीं लोकसभा का जो प्रथम सत्र का आगाज है, इसका जो कालखंड है, जो आने वाला समय है, एक स्वर्णिम कालखंड के तौर पर याद किया जाएगा और सरकार विकसित भारत के अभियान के साथ अपना काम करेगी। अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली। केरल के त्रिशूर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर सुरेश गोपी संसद पहुंचे हैं। DD न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसा पहला मौका है जब केरल से BJP का कोई सदस्य संसद तक पहुंचा है। सुरेश गोपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उसे बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने इस बार केरल की सीट को जीतकर एक इतिहास रच दिया है। पहली बार केरल में कमल के साथ आपने चुनावी जीत दी। अभिमान की बात है, इतना दायित्व और दायित्व की सफलता करने की इतनी वो जो लोड है, ये अभिमान समझ के ही जनता को वापस देने की संभावना करने की मौका मिला है मुझे। ये पूरी तरह 100% आई विल ट्राई टू डिलीवर। सर, लेकिन बहुत बड़ी बात है जब भारतीय जनता पार्टी को आपके तौर पर त्रिशूल लोकसभा में जीत मिली, और ये जीत इसलिए भी खासी अहम हो जाती है कि केरल में आज तक भारतीय जनता पार्टी की कोई वर्चस्व नहीं था। आगे सर कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को केरल के अंदर? बढ़ेगा, बढ़िया बनेगा। और सर एक्टर टर्न पॉलिटिशियन के साथ आप आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रभाव जो है आपका क्षेत्र में और खासकर फिल्मों में भी, तो सर उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है सर आपको? ज़रूर होगा, लेकिन ये मेरी जो माइट है उसके बारे में नहीं है। ये माइंडसेट चेंज की माइट, शक्ति जो संविदाताओं ने दिया, निर्णय लिया और ये दे डिलीवर्ड, दैट इज द माइट ऑफ माय सक्सेस। आई बिलीव देयर वर नॉन पॉलिटिकली थिंकिंग पीपल हु वांटेड अ न्यू ट्राई। इस दिशा में अगर आप देखें, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। आप जरा इस दिशा पर थोड़ा यात्रा कीजिए और देखिए, आपको सत्य मिलेगा। जो भी डिस्कशन इसके बारे में बाहर हो रही हैं, वो सब हम्बक है। थैंक यू। प्रधानमंत्री के विजन को आप कैसे देख रहे हैं? सर अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, दैट सक्सेस दैट इज द रीजन फॉर द सक्सेस इज हिज डेडिकेशन, हिज perseverance, and the way he works for the party and through the administration for the electoral bliss. Such a warrior, such a fighter, such a struggler he is still, even after being at the helm of affairs. थैंक यू सर। ये थे सुरेश गोपी, जिन्होंने केरल से भारतीय जनता पार्टी की सीट पर त्रिशूल लोकसभा से चुनाव जीता है, और पहली बार केरल से भारतीय जनता पार्टी की यह विजय है। आपका मानना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में केरल के साथ साथ साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अच्छा कार्य करेगी। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। सिक्किम के मुख्यमंत्री भी इस विशेष अवसर पर संसद पहुंचे थे। उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। आज 18वीं लोकसभा का पहला दिन है, और ऐसे में एक और जहां प्रधानमंत्री से लेकर सभी सांसद शपथ ले रहे हैं, ऐसे में कई राज्यों के मेहमान भी संसद भवन में मौजूद हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। ओके, थैंक यू सर। एक बड़ा दिन, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने संसद में शपथ लिया और 18वीं लोकसभा का आगाज हो गया है। सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनका नेतृत्व में जो अभी देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश, तो इसके लिए मैं एक तो आज यहाँ पर संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देने के लिए आया हूं, और बधाई के साथ साथ मैं अपना राज्य की तरफ से कुछ इश्यूज में बात करने के लिए उनका आगे रखने के लिए मैं आया हूं। सर, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, और जिस तरह से प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में भी वो मुद्दे कई बार उठे हैं, और आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सर, नॉर्थ ईस्ट किस तरह से नरेंद्र मोदी और एनडीए की गवर्नमेंट में आगे बढ़ रहा है? अभी देखिए, 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब यहाँ पर केंद्र में सरकार वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी उत्तर पूर्वी राज्य बहुत आगे बढ़ चुका है, और बहुत सारे मतलब फील्ड में अभी डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे पहला हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट से जब केंद्र में आते थे, पहला जब
पहला का सरकार में 2014 से आगे तो यहाँ पर मिलने के लिए भी हम लोग एक एक महीना तक ठहरना पड़ता था, लेकिन अभी आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा अपना जो मिलने के लिए संसद भवन में समय दिया और हर 15 दिन में यहाँ से केंद्र मंत्री गण वहाँ पर मतलब भ्रमण करता है हर राज्य में, और हर मीटिंग भी मतलब वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में होता है, और माननीय प्रधानमंत्री स्वयं भी बहुत बार नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण कर चुका है। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने भी आज निमंत्रण दिया है कि सिक्किम अब अगले साल 2025 का 16 मई में भारत का 2200 राज्य हुए 50 साल पूरा कर रहा है। तो इसी अवसर पर मैंने उनको निमंत्रण भी दिया और स्वीकार भी किया है कि वो ज़रूर आएंगे। तो ऐसा करके पूरा कंसंट्रेटेड है अभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में, इसलिए मैं इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत बधाई है कि स्वर्णिम काल की ओर सिक्किम बढ़ गया है, 50 साल होने वाले हैं। सर अगर मैं आपसे बात करूं मुख्यमंत्री के तौर पर एक जिम्मेदारी से, आप ये बताइए कि क्या 50 साल में नॉर्थ ईस्ट में और खासकर सिक्किम में सर वो मूलभूत जो सड़क, पानी, बिजली और जिस तरह से दिल्ली से और नॉर्थ ईस्ट का जो संबंध था वो मजबूत हुआ है और डेवलप हुआ है सर? जरूर मजबूत हुआ है। अभी कहीं भी अगर जाना हो, जैसे हम लोग गुवाहाटी में हमारा डोनर का मीटिंग वहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट का मीटिंग वहाँ होता है, शिलोंग में, कभी गुवाहाटी में, तो हम लोग बाई रोड हम लोग जाता है, क्योंकि अब रास्ते होकर जा, सड़क के रास्ते होकर जा, इतना अच्छा हुआ। और जो हाईवे बन गया, और सिक्किम के ही अगर बात करें तो हम रोम्पू से लेकर हर जगह में अभी नेशनल हाईवे बन चुका है। तो हर जगह में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बिजली, पानी, सड़क, हर क्षेत्र में, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम अकेला नहीं, नॉर्थ ईस्ट ही आगे बढ़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सिक्किम के मुख्यमंत्री जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो 18वीं लोकसभा के आगाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिलकर धन्यवाद देने आए थे। साथ में सिक्किम की कुछ जो समस्याएं थी उसको लेकर भी वो यहाँ पर प्रधानमंत्री से मिले हैं, और साथ में उनका ये कहना है कि सिक्किम सहित जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और विकास पथ पर वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको न सिर्फ मिल रही है बल्कि नॉर्थ ईस्ट इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भाजपा सांसद बीडी शर्मा ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सांसद बीडी शर्मा साहब हैं। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज 18वीं लोकसभा के आगाज के साथ कई बड़ी बातें कही, लेकिन 25 जून को याद करते हुए उन्होंने काला दिवस करार दिया। सर, इसको कैसे देखते हैं, जो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है इसको कैसे देखते हैं? 25 जून इस देश के अंदर वो काला दिवस है जिस दिन इस देश में लोकतंत्र की हत्या की, और लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस का नेतृत्व। इसलिए उस काला दिवस के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार का दिन इस देश के अंदर कभी नहीं आने देंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस का नेतृत्व 25 जून के उस काला दिवस पर देश पूछना चाहता है कि उस समय कांग्रेस ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की। ये देश इस बात को जानना चाहता है। सर, एक और बात मैं जानना चाहूँगा, आज 18वीं लोकसभा का पहला दिन है, एक इतिहास का दिन है जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार को आगे लेकर जाएंगे, और नए पार्लियामेंट में आज पहली बार इतिहास में शपथ हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। देश का गौरव है कि आज 18वीं लोकसभा नए संसद भवन में आज सभी सांसद शपथ ले रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको बधाई भी दी है। तो ये ऐतिहासिक दिन है कि अपने नए भवन में आज 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शपथ ली है, सारे सांसद आज शपथ ले रहे हैं। सर, नीट के मामले पे सरकार लगातार सामने आकर अपनी बात रख ले, लेकिन राहुल गांधी सहित विपक्ष हमलावर है, वो कहता है कि इस मामले में ये नीट हो या कोई भी हो, किसी भी प्रकार से अगर कोई गड़बड़ी कहीं हुई है तो उसे नहीं छोड़ा जा सकता। शिक्षा मंत्री जी ने सारे इस प्रकरण को लेकर के जो बातें उन्होंने कही भी हैं, और इस पर कड़ी कार्रवाई
ऐसे जो ग्रोह काम करते हैं, ग्रोह कहीं भी काम कर सकते हैं, ऐसे ग्रोह नहीं बचेंगे। इसलिए सरकार प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री जी ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है। धन्यवाद सर। तो ये थे मध्य प्रदेश से वरिष्ठ सांसद बीडी शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीट मामले पर सरकार लगातार कार्रवाई करने के लिए तैयार है और इस मामले की छानबीन चल रही है। और 25 जून को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने काला दिवस घोषित किया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST के 7 साल पर एक अंग्रेजी दैनिक के लेख को सोशल मीडिया मंच X पर साझा करते हुए पोस्ट किया कि हमारे लिए सुधार 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। GST लागू होने के बाद घरेलू उपयोग का सामान काफ़ी सस्ता हो गया है। इससे गरीबों और आम आदमी को काफ़ी बचत हुई है। हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सुधारों की इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल अंग्रेजी दैनिक ने अपने लेख में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि GST के 7 साल के दौरान आम परिवार शीर्ष लाभार्थियों के रूप में उभरे हैं। GST में 17 स्थानीय करों और शुल्कों को शामिल कर इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और लगभग 7 वर्षों में आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स कम कर दिया गया है। CBIC के आंकड़ों के मुताबिक GST लागू होने के बाद आटा, सौंदर्य प्रसाधन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर सहित अधिकांश घरेलू सामान सस्ते हो गए हैं। इससे घरेलू आय पर दबाव काफी कम हो गया है और सामर्थ्य में सुधार हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से टेलीफोन पर बातचीत की। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने निर्मला सीतारमण को पुनः केंद्रीय वित्त मंत्री बनने की बधाई दी। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर AIADMK ने राज्य की स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अन्ना द्रमुक ने चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तो चेन्नई में राज्य सरकार के खिलाफ यहां पर धरना प्रदर्शन। शराब कांड, इसमें लगातार तमिलनाडु में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को संसद परिसर में प्रेरणा स्थल के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इस राज्य प्रायोजित आपदा के खिलाफ काली पट्टी बांधकर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भी दिया। इस पत्र में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने करुणापुरम में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति की आबादी का जिक्र करते हुए इस बात पर हैरानी जताई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी आपदा पर अब तक खामोश है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से तमिलनाडु की DMK इंडी गठबंधन पर इस मामले की CBI जांच करवाने और राज्य के आबकारी मंत्री मुथुस्वामी को मंत्री पद से तुरंत हटाने के लिए दबाव डालने की मांग की है। JP नड्डा ने पत्र में लिखा कि आज सही मायने में न्याय पर बात करने का समय आ गया है, ना कि इसे आकर्षक अभियान नारे तक सीमित कर देने का। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज तमिलनाडु के लोग और पूरा SC समुदाय कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी और इंडी गठबंधन दलों के नेताओं की दोहरी बातें देख रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने
कल्लाकुरिची में हुई त्रासदी को पूरी तरह से मानव निर्मित आपदा बताते हुए कहा कि शायद ये नहीं होता अगर सत्तारूढ़ द्रमुक इंडी गठबंधन सरकार और अवैध शराब माफिया के बीच गहरी साठगांठ ना होती। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 58 लोगों की मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि घटना को 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उस जगह का दौरा तक नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने घटना की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। The Indie block, what they did, it's very, very unfortunate. See, there is an incident in Tamil Nadu. Almost 55% are died. The Indie block alliance partner is ruling the government. Almost they are speaking about the constitution. Almost 34 Dalits are died in that. So still Mallikarjuna Kharge or Rahul Gandhi or no one is not opened the mouth or they didn't told anything about that incident. Our Nirmala Sitharaman madam is demanded the CBI inquiry. The CBI has to be inquire about that issue. The truth will come out who are all there involved in this incident. And also, see, our Prime Minister is always concerned about the Indian Constitution. तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई और अन्य भाजपा नेताओं ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। गर्मी और उमस से बेहाल दिल्ली 2 बूंद पानी को तरस रही है। पानी को लेकर दिल्ली वासियों में हाहाकार है। ऐसे ही हाल में दिल्ली के शशि गार्डन में रहने वालों का भी है। पानी को लेकर यहां के निवासियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बता रही हैं संवाददाता डॉक्टर सुवेश शर्मा। दिल्ली में पानी की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीति भी बढ़ रही है। अभी हम यहाँ शशि गार्डन में हैं, दिल्ली में स्थित, और यहाँ पर जो लोग हैं आइए उनसे जानते हैं। दीदी, आपको पानी की क्या समस्या? बहुत समस्या हो रही है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, कभी कभी तो पीने लायक भी पानी नहीं आता। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं, हमारी हालत भी ठीक नहीं। भैया, पानी को लेकर के यहाँ क्या समस्या? मैडम, पानी की समस्या तो ये कि पानी तो बिल्कुल आज के टाइम में ख़राब आ रहा है। लोगों के पेटों में दर्द, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। आज पानी समय से पहले आ भी जाता था, पहले गंगा वाटर था यहाँ। सीवर का पानी आ रहा है, मेरी कई बार टंकी भरी पड़ी रहती है, वो खाली करनी पड़ती है। पूरा कई बच्चे बीमार हो गए, हमें पास से पानी लेना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है। नंबर तीसरी क्या है कि जेई और ए कोई सुनने वाला नहीं है। किसी को कंप्लेन करते वो सुनता ही नहीं, फोन ही नहीं उठाता। सुनने वाली बात तो अलग है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, नहाते हैं पानी में से स्मेल आती है, पीने में पानी में स्मेल आती है। पूरी गली के लोग परेशान हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। कभी आता है, कभी नहीं आता है, और कभी एकदम ही गंदा पानी आता है और कभी आता ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं रहती है, इतनी स्मेल आती है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ बच्चे भी परेशान हैं, और ये वो हैं, ये भविष्य है अपने देश का, और लगातार दिल्ली सरकार से यही गुहार कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड से इनकी एक ही शिकायत है, और वो ये कि दिल्ली में पानी क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है। लगातार राजनीति हो रही है। अब देखना ये है कि सिर्फ राजनीति होगी या फिर दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान भी करेगी दिल्ली सरकार। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। तो पानी की एक बूंद के लिए लाचार हैं दिल्ली वासी। दिल्ली के पांडव नगर में जो पानी आ रहा है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। टूटी पाइपलाइन की वजह से सीवर का पानी मिलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। क्या कहना है लोगों का, आइए सुनते हैं। पानी तो बहुत गंदा आ रहा, पीने लायक का नहीं है। हम लोग कहाँ से खरीद के पी सकते हैं, गरीब आदमी। गंदा तो बहुत आ रहा। पानी अच्छा नहीं आता, एकदम पीला पानी आता। कपड़े धो बदबू आती है, कपड़ों में भी बदबू आने लगती है, और एकदम पीला पानी आता, पीने लायक को नहीं आता। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या। पी नहीं सकते, बाहर से लाते हैं जब पीते हैं। पानी की बहुत बेकार पानी आ रहा। पानी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या है कि पानी एक तो बहुत गंदा आता है, दूसरे टाइम से नहीं आता, और इस समय जब भी चलाते हैं इतना गंदा पानी आता है कि कई बार तो बदबू आती है उसमें।
जो जल बोर्ड का पानी पीछे से आता है ना सप्लाई का, कभी तो आता ही नहीं और जो आता भी है तो बहुत गंदा आता है और वही यूज करने वाला पानी हमारे और कोई साधन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पानी साफ से सुथरा है और अच्छा है पानी। हमारे यहाँ सबसे एक तो सीवर की और पानी की इतनी समस्या है कि जो पानी आता है इतना गंदा आता है भाजी कि लैट्रिन की बदबू आती है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। जितने पानी का बिल उससे ज़्यादा डॉक्टर का बिल आ जाता है। पानी बहुत गंदा आ रहा है हमारे यहाँ पे और टंकी में इतना गंदा पानी भरा हुआ है कि पूछो मत। बाजार से पानी ले लेके पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो जाते, पानी इतना गंदा बदबू पानी में नहाने मुश्किल हो जाता है केवल पानी से। और दिल्ली की जल मंत्री अनशन पर बैठने को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पानी सही मात्रा में आ रहा है लेकिन दिल्ली की सरकार पानी की चोरी नहीं रोक पा रही है। अपना एयर कंडीशन अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इनको जाना चाहिए जहां पानी की लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इनके अधिकारी जो जाके इनको रिपोर्ट देते हैं क्या वो झूठ बोलते थे? और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे जी। 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर बीजेपी सांसद टी पुरंदेश्वरी संसद पहुंचे। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान टी पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने में अपनी वो भूमिका निभाएंगे। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से सांसद डी पुंडेश्वरी जी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत कि आज 18वीं लोकसभा के पहले दिन आगाज हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं जो चुनकर आए हैं और लोग बहुत विश्वास के साथ इनको चुने हैं। इसलिए इन पर भी जिम्मेदारी और इनका भी दायित्व होता है कि लोगों की जो नीचे जो एस्पिरेशंस है यहाँ उनको प्रकटित करते हुए उनके जो समस्याएं हैं उनको हल निकाल के देना भी इनका जिम्मेदारी बनती है। अच्छा मैम, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि इस बार आंध्र प्रदेश में आपके गठबंधन ने कमाल कर दिया। टीडीपी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने आपके नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ा। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी एक अप्रत्याशित जीत थी। इस गठबंधन को और इनके कामों को कैसे देख रही हैं मैम? नहीं, बहुत अच्छी तरह से हमारी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन चली जिसकी वजह से हम इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर पाए हैं। और यही ही नहीं बल्कि लोगों का भी विश्वास, इस गठबंधन के प्रति जो विश्वास था ये इस रिजल्ट में प्रकटित होता है। और जो पूर्व सरकार थी उन्होंने जो एंटी पीपल स्टांस लेकर वो शासन चलाई थी उसके प्रति भी जो क्रोध था, जो गुस्सा था लोगों के मन में, ये प्रकटित करता है। अच्छा मैम, टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले ही घोषणा पत्र में अमरावती को कैपिटल डिक्लेयर किया था और काफ़ी टाइम थक चुकी वाईआरसीपी से जगन मोहन रेड्डी ने उसको कैपिटल बनने नहीं दिया था। इस बार कैपिटल का विजन बिल्कुल क्लियर है। अब डेवलपमेंट कैसे मैम देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, लोग केवल वेलफेयर ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट भी चाहते हैं और ये स्पष्ट रूप से हमें ज्ञात में आया है। और जो अमरावती थी वही राजधानी बनेगी, ये पहले से भी भारतीय जनता पार्टी, जनसेना और तेलुगुदेशम पार्टी की विश्वास थी और इसी ओर हम काम करते हुए आए हैं। और इस बार सत्ता में आने के बाद हम शीघ्रतः इसका निर्माण पर और डेवलपमेंट पर हम ध्यान देंगे। थैंक यू मैम। तो ये थी राजमुंद्री से सांसद डी पुरंदेश्वरी जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को वो साकार करने के लिए लगातार आगे काम करती रहेंगी। और साथ में आंध्र प्रदेश के ऊपर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जनसेना और टीडीपी ने एक अच्छे दोस्ताना रिश्तों के साथ इस चुनाव को जीता है। और जिस तरह से आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आगे भविष्य में वो सरकार विकास के लिए लगातार काम करेगी और अमरावती ही आंध्र प्रदेश की इकलौती आधिकारिक राजधानी होगी। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत में बिहार के सांसदों ने भी शपथ ली। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने शपथ लेने के बाद डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार 5 साल तक ऐतिहासिक काम करेगी। साथ ही नेट पेपर लीक मामले पर लल्लन सिंह ने कहा कि मामले की जांच हो रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और एक आगाज़ हुआ है 18वीं लोकसभा का। सर, आज जिस तरह से एनडीए की सरकार अब जो रोड मैप के साथ काम करेगी, इसको आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन? नहीं, रोड मैप के साथ कार्ड तो करेगी ही और रोड मैप बना है उसका, लेकिन सरकार तो निरंतरता में चली आ रही है ना। पिछले 10 वर्षों से सरकार है, उसी काम को निरंतरता में आगे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य को प्राप्त करना। सर, जिस तरह से लगातार जो है विपक्ष जो हमलावर है कई मुद्दों पे, उसमें सरकार के साथ जो सहयोगी दलों, विपक्ष का काम है हमलावर रहना, वो हमलावर रहें, लेकिन कोई तथ्यों के आधार पर कोई हमलावर रहेंगे तभी ना कोई बात टिकेंगे। तो अनावश्यक हमलावर रहना, तो वो तो हमलावर रह सकते हैं। सर, एक अहम सवाल और, सर, जिस तरह से नीट के मामले पर लगातार सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, विपक्ष आरोप लगा रही है कि बिहार से भी तार जुड़े हुए हैं और आपने भी इससे पहले स्पष्ट किया। अब सरकार के कार्यों को सर कैसे देखते हैं? मैं एक बात बता रहा हूं कि जो इस सक्षम विभाग है वो इसके लिए सक्षमता के साथ जवाब देगा। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, बिहार में जो आर्थिक अपराध इकाई है वो भी इसकी जांच कर रही है और जो भी तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उसके मुताबिक अपराध जो आर्थिक अपराध इकाई है वो कार्रवाई करेगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, जिनका साफ तौर पर मानना है कि नीट मामले पर जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है उससे मामले की सच्चाई आएगी और सरकार पारदर्शिता के साथ लगातार काम कर रही है। साथ में आज 18वीं लोकसभा के पहले दिन पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का कहना है कि एक विजन के साथ एनडीए की सरकार काम करेगी। अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नीट पेपर लीक, यहाँ पर नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। सीबीआई की टीम अलग अलग राज्यों में जा रही है ताकि जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है वहां से सबूत जमा कर सके। इसी क्रम में सीबीआई की टीम पटना पहुंची है और एफआईआर के साथ साथ मामले से संबंधित सबूत इकट्ठा कर रही है। वहीं सीबीआई की एक और टीम गुजरात के गोधरा में भी पहुंची है। गुजरात पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब गोधरा पुलिस मामले की जांच और सबूत सीबीआई को सौंपेगी। इस बीच नीट मामले के तार महाराष्ट्र से भी जुड़ गए हैं। नांदेड़ के एटीएस टीम ने संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए लातूर से 2 शिक्षकों को फिर हिरासत में लिया है। उन्हें शनिवार को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। अभी तक अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस सहित स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाने के लिए नीट पीजी की परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ ने डीडी न्यूज को बताया कि नीट पीजी परीक्षा रद्द होने का उन्हें दुख है और इसे जल्द से जल्द करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए सभी तैयारी की जा रही है और गाइडलाइन के तहत इसे जल्द कराया जाएगा। Regarding this NEET PG examination postponement,
we regret that students community has to suffer, but we ensure student community that this is a preventive measure only, and to make the exam stronger and safe and transparent and secure. At the same time, we are working closely to make sure that this happens soon rather than late, and the sanctity of the examination will be maintained, as well as we will make sure that the examination will be taken comfortably in next published guidelines from the ministry. हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर रोक के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख चुका है, इसलिए हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद सुनवाई करना बेहतर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा केजरीवाल मामले की सुनवाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय कैग के विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस मौके पर कहा कि देश के प्रमुख ऑडिट संस्थान ने इस विरासत को बचाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। दिसंबर 2020 में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे चैडविक हाउस को एक संग्रहालय के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब हमने देखा 2020 के आसपास में इसका कोई मेंटेनेंस नहीं था, और हमने सोचा कि इसमें हम मिनिस्ट्री के पास साथ एमओयू करके बिल्डिंग हम ले लें और इसको एक रिनोवेट करके उसी हिसाब से यहाँ एक अपना म्यूजियम बनाएं। पिछला जो भी इसमें माइलस्टोन अचीव किया गया है, किस तरह अकाउंट्स एंड ऑडिट्स का आया, इसका महत्व क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर में क्या डिबेट हुआ, क्या प्रोविजन किया गया, लोगों को पता होना चाहिए। और ऑडिट का रोल क्या है सरकार में, गुड गवर्नेंस में, अकाउंटेबिलिटी में, किस तरह ये कंट्रीब्यूट करता है देश के सेवा में, ये लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ऑडिट आखिर में पब्लिक के लिए होता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में आईटी और बिजनेस सर्विसेज बाजार 2028 के अंत तक 7.3% की CAGR से बढ़कर $20.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के अनुसार पिछले साल घरेलू आईटी और बिजनेस सर्विसेज बाजार का मूल्य $14.5 अरब था और 2022 में 7.4% की तुलना में साल दर साल 6.1% की वृद्धि देखी गई। आईटी और व्यावसायिक सेवा बाजार में आईटी सेवा बाजार ने 78.4% का योगदान दिया और 2022 में 8.1% की वृद्धि की तुलना में 2023 में 6.6% की वृद्धि हुई। जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाने का निर्णय लिया है। स्टॉक सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोफेसरों पर भी लागू होगी। ये सीमा आज की तारीख से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। सरकार की ओर से तय की गई लिमिट के तहत थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3000 मीट्रिक टन होगी, जबकि प्रोसेसिंग के लिए ये प्रसंस्करण क्षमता का 70% होगी। बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए ये सीमा 10 मीट्रिक टन प्रति बिक्री केंद्र की होगी, जिसकी कुल सीमा 3000 मीट्रिक टन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एकल खुदरा विक्रेताओं के लिए ये सीमा 10 मीट्रिक टन की होगी। और T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में ग्रुप 2 से दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने आज खेले गए सुपर 8 के मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 3 विकेट से शिकस्त दी। इस हार के बाद वेस्टइंडीज की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इस तरह से ग्रुप 2 से दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 15 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। हालांकि इसके बाद बारिश के चलते खलल पड़ा और इसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के सामने 17 ओवर में 123 रन का लक्ष्य दिया गया, जिसे टीम ने 7 विकेट गंवाकर 124 रन बनाकर हासिल कर लिया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान के हाथों हारने के बाद ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस मैच में मिली जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। वहीं इस मैच में मिली हार ऑस्ट्रेलिया का अभियान समाप्त कर देगी। तो इंतजार है आज के हाई वोल्टेज मैच का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।